नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आप सबके पुलिस एग्जाम के लिए जीके जीएस की रिवीजन की एक सीरीज चलाई जा रही है। इसमें आपके प्रीवियस ईयर में जो टॉपिक पूछे गए उन सारे टॉपिक का हम एनालिसिस डिटेल एनालिसिस कर रहे हैं। उस टॉपिक से जुड़े और कैसे टॉपिक पूछे जा सकते हैं और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सारी चीज़ों को हम देखते हैं। तो क्लास आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पुलिस कांस्टेबल के अलावा अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपके एग्जाम में जीके जीएस से क्वेश्चन आता है तो क्लास आप सबके लिए भी हेल्पफुल रहेगी। इसकी पीडीएफ टेस्ट सीरीज आपको टेलीग्राम चैनल में मिलती है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, वहाँ से उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपका मिस नहीं हो। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल क्विट के साथ। कर ले सैर दुनिया की वो गालिब, फिर जिंदगानी कहाँ रह गई जिंदगानी, अगर तो फिर नौजवानी कहाँ। अभी टाइम है, यूटिलाइज कर लीजिए, मेहनत कर लीजिए। होगी लोगों की चाहत चांद सितारे, लेकिन आप तो बस सितारों को अपने कंधों पर सजा लेना, बस इतनी मेहनत कर लीजिए। सूर्य मंदिर, कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ पे स्थित है? कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में स्थित है। कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है 100% सौर ऊर्जा से संचालित है। अभी हाल ही में क्या हुआ है, भारत में क्या हुआ है, जो अडानी ग्रुप का श्रीलंका के साथ पवन ऊर्जा के लिए 20 वर्ष का समझौता हुआ है। सौर ऊर्जा में इंडिया का कौन सा स्थान है? सौर ऊर्जा में इंडिया का तीसरा स्थान है। रेमिटांस के मामले में इंडिया की कौन सी रैंकिंग है? रेमिटांस के मामले में इंडिया की रैंकिंग है फर्स्ट। रेमिटांस क्या होता है? रेमिटांस विदेशियों द्वारा प्रवासित धन, अर्थात जैसे हमारे यहाँ का कोई व्यक्ति, भारत का कोई व्यक्ति मान लीजिए सऊदी अरब चला गया, भारत का कोई व्यक्ति अमेरिका में चला गया और वहाँ पे वो काम कर रहा है, तो वहाँ से जो पैसा भारत में भेज रहे हैं, भारत में उसके फैमिली वाले तो है ना, उनके लिए जो पैसा भेज रहे हो वही हमारा क्या होता है? रेमिटांस होता है। तो रेमिटांस सबसे ज़्यादा किसको मिला है? भारत को। रेमिटांस में हमारी रैंकिंग कौन सी? पहले स्थान पर है। सौर ऊर्जा के मामले में कौन सी रैंकिंग है? सौर ऊर्जा के मामले में भारत की रैंकिंग है तीसरी। रेमिटांस में पहली रैंकिंग है, इसका मतलब है खुश नहीं होना। इसका मतलब है कि हमारे यहाँ पे इतने रोजगार नहीं है, तो हमारे यहाँ की जो यूथ है उसको रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। क्लियर हो क्या? अच्छा, मंदिर निर्माण की कई बार शैली पूछता है कि इस मंदिर निर्माण की शैली में, इसका किस में हुआ है। तो हमारे यहाँ पे मंदिर निर्माण की 3 शैलियाँ हैं, नागर शैली, द्राविड़ शैली, बेसर शैली। इन 3 शैली पर भी हमारे यहाँ पे मंदिर का निर्माण होता है। तो ये तीनों शैलियाँ देख लीजिएगा, इस तरीके से ही निर्माण होता है। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, अगर आपको मंदिर की इमेज याद है तो आप बता पाएंगे नागर शैली की, द्राविड़ शैली की, बेसर शैली। वैसे मंदिर का एक वीडियो अलग से चैनल में पड़ा हुआ है, अगर आपने उसको नहीं देखा तो देख सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। 16 जून 2024 को 17वीं लोकसभा चुनाव का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। अभी हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है? 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव हो रहे हैं। हमारे यहाँ पे चुनाव कितने हो रहे हैं? 7 चरणों में चुनाव हो रहे हैं। तो हमारी जो 17वीं लोकसभा चुनाव थी, इसका कार्यकाल कब? 16 जून 2024 को समाप्त होगा। तो 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष थे ओम बिरला जी। ओम बिरला सांसद कहाँ से थे? ओम बिरला जी आपके कोटा बूंदी राजस्थान से सांसद थे। लोकसभा का उल्लेख हमारे संविधान में कहाँ पे? तो हमारे संविधान के अनुच्छेद 81 में लोकसभा का उल्लेख है। अनुच्छेद 79 में संसद को उल्लेख है। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का उल्लेख किया गया है। पहली बार लोकसभा का गठन कब हुआ था? 1951-52 में हमारे यहाँ पे पहली लोकसभा का गठन हुआ था। पहली लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलकर पहली लोकसभा के अध्यक्ष थे। हमारे यहाँ पे लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार। मीरा कुमार लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष थी। वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन है? वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष है ओम बिरला जी। क्लियर हो क्या? अब आगे देख लेते हैं। 18वीं लोकसभा का चुनाव हमारे यहाँ पे कितने? 7 चरणों में आयोजित हो रहा है। पहला चरण कब से स्टार्ट हुआ था? पहला चरण आपको 19 अप्रैल से स्टार्ट हुआ था। इसके जो 4 जून को क्या होगा? नतीजे आएंगे। 7वां चरण कब होगा? 1 जून को होगा। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा। आप यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिए, अभी जैसे वो क्या होगा? आदर्श चुनाव संहिता जारी की जाएगी। तो आदर्श चुनाव संहिता को जारी कौन करता है? आदर्श चुनाव संहिता को जारी करता है आपका निर्वाचन आयोग। तो निर्वाचन आयोग जो चुनाव संहिता होती है, आचार संहिता, कब लागू करता है? जिस दिन से आपके मतदान की डेट डिसाइड हो जाती है, उस दिन से लेकर जब तक कि आपके नतीजे नहीं आ जाते, जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता, उस दिन तक क्या होती है? आपकी आचार संहिता लगती है। अच्छा, हमारे संविधान में निर्वाचन आयोग का उल्लेख कहाँ पे है? अनुच्छेद 324 में हमारे संविधान में निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है। निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था? तो निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था? तो हमारे यहाँ पे 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था। इसीलिए हम 25 जनवरी को क्या मनाते हैं? वोटर्स डे के रूप में मनाते हैं।
निर्वाचन आयोग के पहले हेड कौन थे? सुकुमार सेन निर्वाचन आयोग के पहले हेड थे। निर्वाचन आयोग की पहली महिला हेड कौन थी? रमा देवी। वर्तमान में निर्वाचन आयुक्त कौन है? राजीव कुमार जी वर्तमान में हमारे यहाँ पे निर्वाचन आयुक्त है। ये तो हो गया निर्वाचन आयोग का। अब राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख कहाँ पे? जैसे हमारे यहाँ पे ग्राम पंचायत स्तर पर, नगर निकाय स्तर पर चुनाव जो होते हैं, उन चुनाव को कौन कराते हैं? उन चुनाव को कराता है राज्य निर्वाचन आयोग। तो राज्य निर्वाचन आयोग का हमारे संविधान में उल्लेख है अनुच्छेद 243 के में। इसके अलावा बताइए राज्य वित्त आयोग का उल्लेख कहाँ पे? राज्य वित्त आयोग का उल्लेख है अनुच्छेद 243 आई में। अच्छा, फिर वित्त आयोग का उल्लेख कहाँ पे? अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का उल्लेख है। लोकसभा का कार्यकाल कितना? लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। लोकसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? 25 वर्ष होती है। लोकसभा को निम्न सदन बोलते हैं, लोकसभा को अस्थायी सदन बोलते हैं। लोकसभा किसके प्रति उत्तरदायी होती है? जो मंत्रिपरिषद के प्रति क्या होती है? लोकसभा मंत्रिपरिषद के प्रति उत्तरदायी होती है। हमारे यहाँ पे प्रधानमंत्री का उल्लेख कहाँ पे है? हमारे यहाँ पे प्रधानमंत्री के कर्तव्यों को उल्लेख अनुच्छेद 74 में किया गया है। क्लियर हो गया? प्रधानमंत्री क्या होता है? लोकसभा में जो प्रमुख नेता होता है, प्रमुख शक्तियाँ किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के पास निहित होती है। हमारे यहाँ पे भारत में इस टाइम पे कितनी 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। तो कौन कौन सी 6 राष्ट्रीय पार्टी? नवीनतम राष्ट्रीय पार्टी कौन सी है? नवीनतम राष्ट्रीय पार्टी आपकी आम आदमी पार्टी, जिसके नेता है अरविंद केजरीवाल जी। इसका गठन कब हुआ था? 2012 में इसका गठन हुआ था। 2023 में इसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है। इसके अलावा आपकी नेशनल पीपल्स पार्टी, नेशनल पीपल्स पार्टी भी आपकी राष्ट्रीय पार्टी है। 2013 में गठन हुआ था और इसको जून 2019 में राष्ट्रीय पार्टी का क्या हुआ था? दर्जा मिला था। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1980 में हुई थी और 1980-84 के बीच में इसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला था। आपको इनके नाम याद होने चाहिए कि हमारे यहाँ पे 6 राष्ट्रीय पार्टी कौन कौन सी राष्ट्रीय पार्टी है, क्योंकि अभी क्या हुआ कि कुछ राष्ट्रीय पार्टियों के दर्जा छीन लिए गए, इसलिए इनके नाम पता होने चाहिए। बहुजन समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी बसपा की स्थापना हुई थी 1984 में, इसको 2004 में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। 1968 में से भारतीय राष्ट्रीय पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला था। इसके बाद आपकी है कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी विचारधारा की, जो 1964 में स्थापना हुई थी। 1968 में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला था। तो हमारे यहाँ पे 6 राष्ट्रीय पार्टी है। 6 राष्ट्रीय पार्टी के चुनाव चिन्ह कौन है? ध्यान रखिएगा। आम आदमी पार्टी का झाड़ू, नेशनल पीपल्स पार्टी का क्या है? नेशनल पीपल पार्टी का किताब है। भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल है। आपकी बसपा का हाथी है। कांग्रेस का हाथ का पंजा है। और जो कम्युनिस्ट पार्टी है, इसका इस प्रकार का एक औजार है। ये इनका चुनाव चिन्ह है। क्लियर हो गया? अब आगे देख लेते हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के बारे में। देखिए, अर्थव्यवस्था के सामान्य तौर पर 3 क्षेत्र होते हैं, लेकिन अब क्या हुआ, तीसरे क्षेत्र का विस्तार करके अर्थव्यवस्था के मुख्य रूप से 5 क्षेत्र होते हैं। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, चतुर्थ क्षेत्र, पंचम क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है? प्राथमिक क्षेत्र से तात्पर्य उस क्षेत्र पे होता है जहाँ पे आपको कच्चा माल, प्राकृतिक संसाधन डायरेक्ट क्या हो, प्रकृति से मिले। जैसे कृषि हो गया, खनन हो गया, मत्स्य पालन हो गया, पशुपालन हो गया, वन हो गया। ये सब कैसे होते हैं? अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अर्थव्यवस्था का द्वितीयक क्षेत्र क्या होता है? द्वितीयक क्षेत्र को हम निर्माण उद्योग या विनिर्माण उद्योग भी कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है, हम प्राथमिक क्षेत्र में जो भी चीज़ें मिले उससे कुछ ना कुछ नई चीज़ का निर्माण कर रहे हैं। जैसे प्राथमिक क्षेत्र से हमें दूध मिला, तो अब यहाँ पे दूध से क्या बना? पनीर बना रहे, दूध से आइसक्रीम बना रहे, दूध से और मिल्क पाउडर बना रहे, कुछ और चीज़ें बना रहे। अगर किसी भी चीज़ को खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में गया, अब जैसे मैं कृषि में टमाटर मिला, टमाटर से अगर हम केचप बना रहे, टमाटर से हम सॉस बना रहे, तो क्या बन गया? द्वितीयक क्षेत्र में आ गया। गेहूँ मिला, गेहूँ से हम ब्रेड बना रहे, पाव बना रहे, क्या हो गया? द्वितीयक क्षेत्र हो गया। तृतीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र को हम सेवा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। हमारे भारत में जीडीपी में तृतीय क्षेत्र का योगदान 50% से अधिक है, जबकि भारत की मात्र 17% जनसंख्या ही क्या है? आपके तृतीय क्षेत्र में जुड़ी हुई है। तृतीय क्षेत्र को हम सेवा क्षेत्र कहते हैं। जैसे आपको हॉस्पिटल हो गया, आपका बैंक हो गया, आपका परिवहन हो गया, ये सब क्या होता है? सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र को याद करने की एक सरल चीज़ समझिए, हमेशा उत्पादन जब होगा, उत्पादन हमेशा 2 चीज़ों का होगा। किसका होगा? या तो वस्तु का उत्पादन होगा या तो सेवा को होगा। भाई आपने अगर ब्रेड बनाई तो आप किसी न किसी चीज़ को बनाया, तो आपने ब्रेड ले ली।
आप मान लीजिए दुकानदार के पास गए, आपने बोला मुझे ब्रेड दे दी, उसने ब्रेड दे दिया, तो उसने भी तो किसी चीज़ का उत्पादन किया था, ब्रेड का उत्पादन किया था, उसने आपको दे दिया। किसान के पास गए, आपने कहा भाई हमें गेहूँ दे दीजिए, तो किसान ने गेहूँ का उत्पादन दिया, आपको दे दिया, आपने उसको पैसे दिए, उसने आपको सामान दे दिया। अब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर भी तो आपसे फीस लेते हैं, डॉक्टर आपको कुछ देता है कि नहीं देता ना, वो आपको सिर्फ सलाह देते हैं, वो आपको बता देते हैं भैया ये वाली दवा खा लीजिएगा, ऐसे खा लीजिएगा, ये चीज़ों का परहेज कर लीजिएगा। उसने क्या दिया, उसने आपको सेवा दिया। आप होटल में रहने गए, आपने होटल का 2000 रुपये का किराया दिया एक रात का, तो होटल आपका तो नहीं हो गया, हुआ कि नहीं, नहीं हुआ ना आपका, लेकिन होटल ने आपको फैसिलिटी दी, आपको रात में रुकने के लिए दिया, आपको खाना दिया, पानी दिया, तो आपको क्या दिया, सेवा दिया। टीचर, टीचर से आप पढ़ रहे हैं, टीचर को से आप पढ़ रहे हैं, टीचर ऐसा तो नहीं कि अपना नॉलेज आपको घोल के दे देता है, टीचर आपको अपनी प्रॉपर्टी दे देता है, नहीं, टीचर अपनी सेवा दे रहा है आपको। तो समझिएगा, जिस चीज़ से आप पैसे दें लेकिन आपको कुछ सामान न मिले, तो समझिए क्या है, सेवा क्षेत्र, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसमें फिर क्या होता है, चतुर्क्षेद, चतुर्क्षेद को क्या बोलते हैं, चतुर्क्षेद में अगर आपको खोज हो रहा है, अनुसंधान हो रहा है, रिसर्च हो रही है, तो आपके क्या होते हैं, चतुर्क्षेद में आते हैं। जैसे आपके इसरो हो गया, DRDO होगा, ये आपके किस में आएंगे, चतुर्क्षेद के अंतर्गत आते हैं। पंचम क्षेत्र में वो आते हैं जो नीति निर्माण में भागीदारी करते हैं, जैसे हमारे सरकार के मंत्री आ गए, किसी कंपनी के MD आ गए, किसी कंपनी के CEO आ गए, ये सब क्या होते हैं, हमारे पंचम क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अब एक बार के सीजल में क्वेश्चन पूछा गया था कॉलर जॉब से लेके कि भाई रेड कॉलर जॉब क्या होती है, ब्लू कॉलर जॉब क्या होती है, व्हाइट कॉलर जॉब क्या होती है, गोल्ड कॉलर जॉब क्या होती है, इसको समझ लीजिएगा। प्राथमिक क्षेत्र में जो मजदूर काम करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, रेड कॉलर जॉब। क्या बोलते हैं, प्राथमिक क्षेत्र में कार्यरत मजदूरों को क्या बोलते हैं, हम रेड कॉलर जॉब कहते हैं। इसके अलावा एक होती है व्हाइट कॉलर जॉब। व्हाइट कॉलर किसको कहते हैं, व्हाइट कॉलर जॉब उसको कहते हैं जो स्किल्ड लेबर होता है, जिसके पास कोई ना कोई स्किल होती है। ब्लू कॉलर जॉब क्या होती है, ब्लू कॉलर जॉब आपकी अनस्किल्ड लेबर होते हैं। कौन होते हैं, अनस्किल्ड लेबर। एग्जाम्पल से समझिए, जैसे आज आपने क्या करती है, एक ब्रेड बनाने की फैक्ट्री डाली, तो आपके यहाँ पे 2 प्रकार के मजदूर काम करेंगे, एक आपके स्किल्ड लेबर होंगे, एक आपके अनस्किल्ड लेबर होंगे। एक मजदूर तो ऐसा होगा जिसे पता होगा कि भाई ये ब्रेड बनाने में हमें कितना आटा डालना है, कितना ईस्ट डालना है, कितना नमक डालना है, कितना चीनी, क्या मतलब इंग्रेडिएंट डालने हैं, कैसे हमें इसको क्या करना है, प्री हीट करना है, क्या करना है, ब्रेड बनाने की प्रोसेस जिसे पता होगी वो तो स्किल्ड लेबर हो गया कि भाई उसे ब्रेड बनाने की पूरी प्रोसेस पता है। लेकिन कुछ लेबर ऐसे होंगे ना जो ब्रेड को पैक कर रहे होंगे, ब्रेड को गाड़ियों में लोड कर रहे होंगे, उसके लिए तो आपको किसी स्किल की ज़रूरत नहीं है, वो कैसे होते हैं, अनस्किल्ड लेबर। तो जो अनस्किल्ड लेबर होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, ब्लू कॉलर जॉब। जो स्किल्ड लेबर होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, व्हाइट कॉलर जॉब। इसके अलावा जो पंचम क्षेत्र में जुड़े होते हैं, पंचम क्षेत्र के लोगों को हम क्या बोलते हैं, गोल्ड कॉलर जॉब। चतुर्थ क्षेत्र में जो होंगे, चतुर्थ क्षेत्र में जो भी काम कर रहे होंगे कोई ना कोई तो स्किल होगी, तो कैसे होंगे, व्हाइट कॉलर जॉब। तो प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी जॉब होती है, प्राथमिक क्षेत्र में रेड कॉलर जॉब होती है। द्वितीय क्षेत्र में आपकी 2 जॉब होती है, व्हाइट कॉलर जॉब, ब्लू कॉलर जॉब। व्हाइट कॉलर जॉब जिनके पास स्किल होती है और ब्लू कॉलर जॉब जो अनस्किल्ड होते हैं। इसके बाद तृतीय क्षेत्र क्या होते हैं, तृतीय क्षेत्र में जो भी काम करता है उसके पास कोई ना कोई स्किल होती है, टीचर के पास अपनी स्किल होती है, डॉक्टर के पास अपनी स्किल होती है, तो कैसे होते हैं, व्हाइट कॉलर जॉब। जो इसरो DRDO में साइंटिस्ट होते हैं उनके पास भी कोई ना कोई स्किल होती है, तो ये भी कैसे होते हैं, व्हाइट कॉलर जॉब। जो मंत्री होते हैं या जो MD होते हैं, CEO होते हैं, ये कैसे होते हैं, गोल्ड कॉलर जॉब। तो आज की क्लास में इस सारे पॉइंट को पढ़ा, आपको चीज़ें कैसी लगी, समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत कन्फ्यूजन हो कमेंट सेक्शन द्वारा पूछ सकते हैं, चीज़ों को और कैसे ऐड कर सकते हैं, कुछ नया पढ़ना हो तो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अपना फीडबैक जरूर दिया करिए क्योंकि आपका फीडबैक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, समझ में आता है कि चीज़ों को और क्या इम्प्रूव करना है, कोई नोट्स चाहिए, कोई दिक्कत हो, वीडियो का फीडबैक जरूर दिया करिए। मिलते हैं कल की क्लास में, ओके, थैंक यू।